नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अग्नि समाधि। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। आज हम सुन रहे हैं कहानी का पहला भाग। साधु संतों से सत्संग से भी बुरे अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसने गांजे, चरस और भंग का ऐसा चस्का पड़ा कि उसका फल ये हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में ये आनंद कहाँ। किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है और एक जटाधारी महाराज विराजमान है। भक्तजन उन्हें घेरे हुए बैठे हैं और तिल तिल कर कर चरस के दम लगा रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं और मजदूरी धतूरी में ये स्वर्ग सुख कहाँ। चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी और पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों का पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद विहल हो उठा। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती। वो सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरकर एक दूसरे को संसार में पहुंच जाता। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मणी रात के 10-11 बजे उसे बुलाने जाती तो पयाग का प्रत्यक्ष और क्रूर अनुभव होता। उसे संसार उसे कांटों से भरा हुआ और जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि कभी चूल्हा नहीं जला और चले चबैने की कुछ फिक्र करनी है। वो जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना और वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग वक्त के घूट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूँ पूछते कि चौकीदारी में यदि कोई काम हो तो इतना, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए कुछ कम ना थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर तो रोब था। वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो प्रयाग के जेब खर्च की मदद आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोपादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुकमन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए वो उसमें जुट जाता। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद्व आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नर्म इतना कि किसी के काम में ना करता। किसी ने कुछ कह दिया और वो केवल यही कहकर दौड़ पड़ता था, अच्छा भैया। इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी वो 2-3 साल से अधिक कष्ट ना हुआ। दोनों जून की तो क्या बात थी, जब महतो की ये सिद्धि न प्राप्त हुई थी तो जिनके दारों पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बनती थी, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह ना था, परंतु अब ये समस्या दिन ब दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति ये थी कि रुक्मन भी अब किसी कारण से अपनी उतनी पतिपरायण और उतनी सेवाशील तत्पर न रह गई थी। नहीं, उसकी प्रगल्भता और वाचलता में आश्चर्यजनक विकास होता जा रहा था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की तो आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत जन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मिन बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, मैं दम लगाया हूं। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाओ जाके चिलम भरो। पयाग ने तोरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी।
रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, अजी रोए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सा सोने का कौड़ खिला देते हो। मैं अभी भी छाती फाड़ती हूँ और तब भी छाती ही फाड़ूंगी। अच्छा, तो अब यही फैसला है तेरा? हाँ हाँ, और सुन लो, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। अच्छा, गहने बनवाने के लिए तो पैसे हैं, और 4 पैसे मांगता हूँ तो यूं जवाब देती है। गहने बनवाती हूँ, तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया। इतना भी नहीं देखा जाता क्या मेरे शरीर पे? बयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए और तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी कि गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। दूसरे दिन जब वो आई तो उसे पयाग वहां पर फिर ना मिला। चिड़िया के किसी अड्डे ना मिली तो उसने रसोई भी नहीं बनाई। रात को लेटी थी और बहुत देर तक उसकी आंख न लगी। शंका हो रही थी कि पयाग सचमुच तो व्यक्त नहीं हो गया। उसने सोचा कि प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मन थाने की ओर चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया। पर वो अकेला ना था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक्क से रह गया। वो एक क्षण हद बुद्धि सी खड़ी हो गई और नई औरत को देखकर उसने दोनों हाथों के बीच में लिया। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए हो? पयाग ने हंसकर कहा, अरे घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई तो मुझे लगा कि काम धंधा करेगी और पड़ी रहेगी हमारे यहाँ। मालूम होता है कि मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। पयाग ने तिरछन चितवन से देखकर कहा, दत्त पागली, अरे तेरी सेवा टहल करने को ही लाया हूँ। अच्छा, तो नई के आगे पुरानी कौन पूछता है? अच्छा चल, मन जिससे मिले वही नई है, और मन जिससे ना मिले वो पुरानी है। ला, कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया है। अरे पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारे को खिला पिला दे, फिर ये अपने आप अपने से काम करेगी। रुक्मिन ने पूरा पैसा लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ना पड़ी। पयाग ने चाहे कोई और गुण हो या ना हो, पर वो मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसे भेद नीति को अपना लक्ष्य बनाया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न या बाधा ना पड़ी। रुक्मिन अपने सारी चौकड़ियां भूल गई थी और बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर और कभी उपले थापकर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वो सौत को कोई काम ना करने देती। पड़ोसियों से कहती कि अरे बहन, सौत है तो क्या हुआ, तो अभी कल की बहुरिया 2-4 महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने को हूं ही, अरे वो तो कम से कम आराम कर ले। गांव भर में रुक्मन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था। वो अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता जा रहा था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी, अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने को लगी है? भीतर का काम किए जा, बाहर तो मैं हूं, तू नहीं जाएगी। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब ना दिया, लेकिन वो लौंडियों की दशा अभी तक के लिए असहाय हो गई थी। अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन को घमंड तोड़ देगी।
पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे छिपी ना थी। जब रुक्मिन चारा लेके बाजार गई तो उसने घर की कुंडी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। वहां से वो घर लौटी तो उसके सर पर गेहूं की भरी हुई टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला कि आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर ना था तो उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी हुई कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने कहा था पीसने को? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर बोला, तुम आराम से सोती क्यों नहीं हो? मैं हूं, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, कब तक खाऊंगी बैठे बैठे? 2 महीने हो गए हैं। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। अरे तो तुम कहो या ना कहो, मेरा भी तो कुछ धर्म है कि नहीं है? अरे तू अभी आदमियों को नहीं जानती, आटा तो पिसाते हैं और सबका अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं किसका गेहूं है क्या है बता तो। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली कि पैसे क्यों ना देंगे, कुछ बेकार करती है। तू ना मानेगी। अरे मैं तुम्हारी लौंडिया बन के ही रहूंगी। ये तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला, अरे काम करती है तो करने दो, जन्म भर बहुरिया ही बन के रहेगी। हो गए ना 2 महीने। सिलिया ने आग्रह करके कहा कि संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐप करने जाती है? सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीस कर उठी तो औरों से भी घास छीलने चली जाती। इतनी घास छीली के सब दंग रह गई, गट्ठा उठाए ना उठता। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। एक गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने भी बचा लिए। रुक्मन के समझ में ना आया कि सिलिया बाजार से 2-4 आने में पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन वो फिर खुद ही बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर उसने सामान देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर ना हुई थी। बहुत प्रसन्न था। भोजन करके वो बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई और बोल रही, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले हैं। सिलिया ने बचे हुए पैसे 4 आने उसे दे दिए। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। अरे रुक्मणी तो 2 ही 4 पैसे के लिए मुझे टाल देती थी। हाँ तो मुझे मुझे गाड़ के थोड़ी रखना है। पैसा खाने पीने और गाड़ने के लिए थोड़ी होता है, वो तो खाने पीने के लिए ही होता है ना। अच्छा ठीक है, जा अब तू बाजार जाया कर और रुक्मिन घर पर काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा दूसरे भाग के साथ में। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ कहानी के दूसरे भाग के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।